हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म कर दें।
क्या मुझे शुरू करना चाहिए? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके ओके, ऑल राइट। देखिए, हम सेशन को शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से बाकी लोगों को शायद इंफॉर्मेशन थोड़ा लेट मिला हो या जो कुछ भी हो, कोई बात नहीं है। ये चीज़ बाद में भी देखी जा सकती है, क्योंकि मुझे इस कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट करके हम कल मंडे को नया शुरू करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला था। तो दैट्स वाई मैंने कल आपको बता दिया था। कल हमने वेदांग देखे थे, और वेदांग में हमने देख लिया था नोज को, हाथ को देखा, मुख को, हमने ईयर्स, पैर और आँख, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। और इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम जो देखते हैं, जो कल्प है, कल्प सूत्र या कह सकते हैं हाथ, that is related to the विधि और नियम, that is mention law and the rules। जो भी आपके नियम होंगे, जो भी आपकी प्रक्रिया होंगी, जो भी आपका जो प्रोसेस होगा, उससे रिलेटेड होगा। और ये हैं आपके 3 श्रोत, ग्रह, धर्म। अब देखिए, यहां से एक चीज हमें समझनी है, वी विल कंसीडर दीज थ्रीज, और इसी को बेस बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये है हमारा का सूत्र, और सूत्र जो है वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो इसके जो है वो 3 पार्ट होते हैं, श्रोत, ग्रह, धर्म, है ना। इसको कैसे समझते हैं? देखिए, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप आज की डेट में वर्शिप करते हैं गॉड की, और गॉड की वर्शिप करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके ऐसे हम समझ लेते हैं। एक तो होता है कॉमन वर्शिप। कॉमन वर्शिप जो आप डेली करते हैं। डेली कैसे करते हैं? आपने अगरबत्ती लगाई, है ना, और अगरबत्ती लगाकर आप उसको क्या करते हैं, वहीं के वहीं गॉड के पास लगाकर चले आते हैं। ये डेली वाला आपका हो जाता है। ऑल राइट, ठीक है। एक होता है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण का मतलब ये मैंने बोला, जो हमारे सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है, सत्यनारायण की कथा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत्यनारायण की कथा में हम देखते हैं कि हमारे पंडित जी आते हैं, और पंडित जी जो है वो प्रसाद वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं। और हम ये देखते हैं कि इसमें हमारी कॉलोनी वाले लोग आते हैं। कॉलोनी वाले का मतलब है जो हमारे नियर आसपास के लोग हैं, उनको हम बुलाते हैं। और एक होता है, एक बहुत बड़ी पूजा होती है, जिसको हम कह सकते हैं आज की डेट में यज्ञ वगैरह होते हैं। जैसे शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, और शिवलिंग का निर्माण जो है वो आपको देखने को मिलता है। मान के चलिए 5 करोड़ शिवलिंग बनाने हैं, और 5 करोड़ शिवलिंग बनाने हैं तो आपको पूरे पूरे कह सकते हैं सिटी को बुलाना होगा इसमें। तो ये 3 प्रकार की मोटे तौर पर पूजा की जाती हैं, और अलग अलग चीजें हम समझ सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये वैसे ही है, श्रोत, ग्रह और धर्म, सेम यहां पर भी वही चीज है। लेकिन इसमें जो तीसरा वाला जिसको हम पढ़ेंगे, वो हमारे स्मृति का क्या है, आधार बनेगा। और स्मृति हमारे क्या है, कानून। और कानून मतलब क्या है, नियमों का पालन करना, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। लेकिन क्या है, तो श्रोत जो है वो है आपके बड़े यज्ञ। वी विल फाइंड आउट द बीसी द यूज यज्ञास। ठीक है, वी विल फाइंड आउट द बड़े यज्ञ जो है उनसे रिलेटेड होगा। और बड़े यज्ञ जो है उससे ही हम देखेंगे ज्यामिति का डेवलपमेंट होगा। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि बड़े यज्ञ का मतलब है जहां पर हम बड़े बड़े क्या है आपके यज्ञ करेंगे, तो हमें ऐसा कुछ बनाना होगा जिसमें पूरी जनता आ जाए, पूरी सिटी आ जाए। तो इसलिए हमें ज्योमेट्री का यूज करना होगा, या ज्योमेट्री का उपयोग करना होगा, और यहीं से आगे चलकर डेवलपमेंट होता है ज्योमेट्री, जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं। ऑल राइट, क्लियर है भाई। और ये आपका वहीं से रिलेटेड आ जाएगा। ये होता है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र मतलब हमारी सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा जो है वो गृहस्थ लोग करते हैं, और गृहस्थ लोग जो होंगे, जो हाउस होल्डर्स हैं, वो करते हैं। और उसके नियमों के बारे में बताया गया। तो इसमें बड़े बड़े यज्ञों के बारे में नियम बताए गए हैं, इसमें मीडियम वाले यज्ञ बताए गए। और ये है हमारा धर्म सूत्र, दैट इज द कॉमन वर्शिप, जिसको हम डेली करते हैं, जिसको हम भगवान को रोज जो है अगरबत्ती लगाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। एंड दिस इज रिलेटेड टू द कॉमन पीपल्स। और ये कॉमन पीपल यदि इसका वायलेशन करेगा, और वायलेशन करेगा तो क्या होगा, हमें पनिशमेंट देना पड़ेगा। और ये पनिशमेंट हमें देनी पड़ेगी अगले वाले स्मृति वाले से। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो तीसरा वाला है वो कहीं ना कहीं जो है वो कॉमन पीपल से रिलेटेड। जैसे देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप मास्क पहनिए,
अदरवाइज क्या है, आपको पनिशमेंट देना, आपको मास्क लगाइए, अदरवाइज यू हैव टू दैट मीन्स पे। अगर आपने यदि मास्क नहीं लगाया तो आपका 1000 रुपए का चालान कटेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये चालान सबसे ज्यादा किसका कटता है, कॉमन पीपल का, या हम कह सकते हैं मैंगो पीपल का। और कॉमन पीपल जो है वो यदि वायलेशंस या करेगी तो वहीं से आपका आएगा धर्मसूद। तो नेता अभिनेता का नहीं कटता है, आपने देखा भी होगा, समझा होगा, वहीं से आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो है तीसरा वाला वो कॉमन पीपल से रिलेटेड होता है। ठीक है, और यही है हमारा आधार स्मृति लिटरेचर्स का। तो स्मृति लिटरेचर इज नथिंग बट दैट इज द लॉ रिलेटेड, आपके लॉ रिलेटेड आपके क्या हो जाएंगे, लिटरेचर्स हो जाएंगे। जैसे आज की डेट में हमारे क्या होते हैं, एक्ट होते हैं। एक्ट में क्या बताया गया है, एक्ट में ये बताया गया है कि यदि आपने कानून का पालन नहीं किया तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको जुर्माना भरना होगा 100 रुपीज या 1000 रुपीज आपको। तो ये उस जमाने में, मतलब वैदिक लिटरेचर वाले पार्ट में यदि हम देखें तो ये एक्ट का काम कर रहा है कौन, स्मृति लिटरेचर। और नियमों का पालन करना होगा, अदरवाइज आपको फाइन भरना पड़ेगा। जो जो आज नहीं आए हैं, जो जो आज सो रहे हैं, उनको हमें फाइन, वो आज फाइन भरेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, क्या समझने के लिए ये भी जो है वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स हैं वेदास के, या वेद हमने देखे थे, वेद को समझने की हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं। और सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है आपका मनुस्मृति। और मनुस्मृति जो है वो आपको देखने को मिलेगी बिफोर द या प्री गुप्ता पीरियड, और ये शुंग काल में लिखी जाएगी। और यहां पर याज्ञवल्क आएगा, नारद स्मृति आएगा। और याज्ञवल्क जो स्मृति है उससे रिलेटेड जो है विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर की एक बुक है जिसका नाम है मिताक्षरा। और मिताक्षरा जो है वो लॉ रिलेटेड है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शायद लेट पहुंचा, इस वजह से नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, हम थोड़ा सा क्या पनिशमेंट में रिलैक्सेशन कर देंगे। ठीक है, तो 4 समोसे लाने हैं, ठीक है, लेकिन 4 नहीं, लेकिन आप 2 लेके आइएगा, ऐसा हम कह देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा नारद स्मृति है, कात्यायनी, ये बहुत सारी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनुस्मृति इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है, मनुस्मृति इज टॉकिंग अबाउट द वुमेन, वुमेन के बारे में कहा जाएगा, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। कहां पर आपको ये देखने को मिलेंगी, नारद मनुस्मृति में। और मनुस्मृति में वापस जो है जब महिला की कंडीशन डाउन होती है, इसीलिए ये बताया गया है दोबारा। तो वुमेन इज वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है, एज लाइक द गॉड्स। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे समझ सकते हैं कि वुमेन की जो है रिस्पेक्ट दोबारा की जाती है मनुस्मृति में। और भी चीजें लिखी गई हैं, तो मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से रखा है ताकि आप उस चीज से मेमो कर सकें। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है, किसके द्वारा लिखी गई, दैट इज रिटन बाय द मनु। और मनु जो है पुराने लॉ ग्रंथ हैं, ध्यान दीजिएगा, ओल्डेस्ट। ठीक है, मनु वॉज अ ग्रेट लॉ गिवर इन द आर्यन पीरियड एंड हिज बुक डील विद द लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस ड्यूटीज ऑफ द गिवीज एंड देयर सब्जेक्ट्स। तो उनके विषय के बारे में बताती। तो ये कुछ और नहीं, ये क्या है, कानून है, एक्ट्स, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं। और एक्ट्स में बताया गया है कि आपने इन नियमों का पालन करिए, अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है। और पनिशमेंट का प्रोविजन आपको एक्ट में देखने को मिलता है, संविधान में देखने को नहीं मिलता। तो वेद आपके संविधान हो गए, ऐसे समझ लीजिए। मनुस्मृति क्या हो गए, मनुस्मृति आपके एक्ट्स हो गए। लेकिन वेद को आधार बनाकर ही लिखा जाएगा, संविधान को आधार बनाकर ही लिखा जाएगा, ऐसा हम कनेक्ट करके समझ सकते हैं। एज मनु स्टेबलाइज द लीगल सिस्टम फॉर द आर्यंस, ही इज कंसीडर्ड द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द इंडिया। तो जैसा हम देखते हैं कि इन्हें कहा जाता है पहला कानून विद या पहला कानून का स्पेशलिस्ट। और ये कब दे रहे हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री में दे रहे हैं। और मॉडर्न में यही काम जो है वो हमें देखने को मिलेंगे B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर जब ये काम करते हैं तो हम देखते हैं कि इन्हें ही कहा जाता है मॉडर्न, मॉडर्न एरा का मनु। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो आधुनिक काल का मनु जो है वो उसकी संज्ञा दी गई है B.R. अम्बेडकर जी को, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में काफी कंट्रीब्यूशंस दिया। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आता है नारद स्मृति। नारद स्मृति इज नथिंग बट दैट इज द स्लेवरी सिस्टम से आपको देखने को मिलेगा, कैसे आप स्लेव सिस्टम से फ्री हो सकते हैं, इसके बारे में प्रोसेस या नियम दिया गया। क्योंकि स्लेव मतलब क्या है, एक प्रकार से आपने ऋण ले रखा है, डेट आप डेट ले रखा है आपने। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है वो आपको देखने को मिलेगा। याज्ञवल्क्य के जो ये बुक जो मैंने अभी अभी बताई है, ये पूछ ली जाती है। और इसमें पूछ लिया जाता है इसका सब्जेक्ट क्या है।
जैसे हम देखते हैं, ओके 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 ओके, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो सब्जेक्ट्स का जो टॉपिक है वो है लॉ, ठीक है। इनका नहीं पता था सर मुझे, ठीक है। हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें जो है कुछ चीजें जो है समराइज करनी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रखा है और ये हम खत्म करना चाहते हैं। हालांकि ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा चीजें इसको दिवाई देख लेंगे। तो लॉ का जो लॉ रिलेटेड लिटरेचर्स हैं वो है कौन से, वो है मिताक्षरा। और ये क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति पहले लिखी गई और याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक कमेंट कर दिया गया। जैसे क्या होता है कि संशोधन, इट्स ए काइंड ऑफ द अमेंडमेंट। देखिए, तो यहां पर कमेंट का मतलब क्या होगा, दैट मींस अमेंडमेंट। जैसे आप एक्ट बनाते हैं, आपने एक्ट बना दिया और उस एक्ट में क्या करेंगे, अमेंडमेंट्स करते हैं और अमेंडमेंट्स कर कर उसमें संशोधन किया जाता है। जैसे हम देखेंगे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनमें बराबर लगातार संशोधन होते रहते हैं। तो दिस इज नथिंग बट, दिस कमेंट इज नथिंग बट सेम लाइक द amendments, and this is by the Vigyaneshwar, and Vigyaneshwar is comment like the by the Midakshara। ऐसा हम समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज द पुराण। पुराण की जो संख्या है वो आपको देखने को मिलेगी 108, ठीक है, ये 108 है। और इसमें सॉरी, पुराण जो है 18 होंगे, वो दूसरा आ जाएगा, सॉरी। पुराण की संख्या 18 देखने को मिलेगी। और ये जो है, देखो पुराण आपने सुने होंगे, और पुराणास की यदि हम बात करें तो यू विल फाइंड आउट द रिलीजियस, है ना, उसमें कहानी बताई गई है, रिलीजियस स्टोरीज बताई गई हैं। विष्णु पुराण नाम से समझ में आ रहा है, विष्णु की कहानी है। गरुड़ पुराण, गरुड़ मतलब विष्णु से संबंधित है, या शिव पुराण, वो आपको शिव से रिलेटेड है। लेकिन हमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो पुराण इज टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल डायनेस्टीज। जैसे हम देखेंगे, एक आता है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में बात की गई है मौर्यन डायनेस्टीज की, करेक्ट है। तो मौर्य वंश के बारे में बताया गया है, और मौर्य वंश की वंशावली के बारे में बताया गया है कि कैसे अशोक आएंगे, कैसे आपके और बाकी रूलर्स आते हैं, या उनकी डायनेस्टीज के बारे में बताया गया। इनके बारे में कहा जाता है, इनके जो कंपाइलर हैं, इनका जो कंपाइल करने वाले वो हैं लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा, करेक्ट है। और ये सब कब होगा, ये सब कलेक्शन होगा गुप्त टाइम पीरियड में, ये अंतिम संकलन होगा गुप्त काल में, ठीक है। इनकी संख्या 18 है। कुछ कुछ खास खास जो है वो हम देख लेंगे, और वो है हमारे कौन से, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। इसको आप वैसे ही याद रख लीजिए। देखिए विष्णु किसका, विष्णु विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त किसका नाम है, आपको याद होगा कौटिल्य का। और कौटिल्य जो है वो मौर्य डायनेस्टी में आता है, और मौर्य डायनेस्टी से ही हमें पता चलती है विष्णु या विष्णु पुराण की जानकारी। विष्णु पुराण में बात की गई है मौर्य की, तो ऐसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कोई बात नहीं प्रीति जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। आज बहुत सारे लोग जो है उपस्थित नहीं है, ठीक है, थोड़ा शायद कम्युनिकेशन में गैप हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मिल जाएगा आपको। ये टॉपिक जो है वो आप ऑलरेडी, हम इसको एक तरह से मैंने आपको बता ही दिया था कि हम इसको थोड़ा इस तरीके से देखने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसको एक बार कर देते हैं, और यदि आपको इश्यूज लगते हैं तो वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू से सॉरी, ठीक है। कर्म करते जाइए, कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से कहानी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि, तो ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, देखो मैं फिर से बता देता हूं। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य की। ये कैसे याद रखेंगे, विष्णु किसका नाम है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम है कौटिल्य का, और कौटिल्य कहां मिलेंगे, मौर्य से। कनेक्शन हुआ, बराबर है। इसके अलावा देखिए वायु, वायु मतलब दैट मीन्स एयर, जो हम सांस लेते हैं, और वायु जो है वो गुप्त ही है, वो दिखाई देती नहीं है, वो गुप्त ही है। तो दया कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज रिलेटेड टू गुप्त डायनेस्टीज। और मत्स्य जो है सबसे पुराना है, सबसे ऑथेंटिकेटेड है। जैसे हमने मनुस्मृति को देखा सबसे पुराना है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, महाकाव्य। और महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें एक आता है महाभारत, और दूसरा है रामायण। ये तो आपने सुने होंगे, ठीक है। अब आप ये बताइए कि पहले इसमें कौन आया, रामायण पहले आया या महाभारत पहले आई। क्या बोलता है आपका ज्ञान, और क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
आज हम थोड़ा आराम से ही ले लेंगे, ठीक है, मतलब ये थोड़ा कंप्लीट कर देंगे जैसा भी होगा। रामायण या महाभारत में पहले कौन सा आया, क्या बोलेंगे आप? इंडियन मैथोलॉजी, भारतीय धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो कह सकते हैं रामायण पहले आई। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इंडियन जो आपके जो कह सकते हैं मैथोलॉजी है, वो ये कहती है, मैथोलॉजी के अनुसार आपके कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। मैं थोड़े सा नाम देख लेता हूं। पहला कौन सा होता है? त्रेता युग, ठीक है। दूसरा, सॉरी, पहला आपका सतयुग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका त्रेता युग हो जाएगा। तीसरा आपका जो हो जाएगा वो है हमारा द्वापर युग, और एक होता है हमारा कलयुग, ठीक है। अब ये जो आपने आंसर दिया वो रामायण जो है वो आपने दिया है मैथोलॉजी के अनुसार, लेकिन हिस्ट्री क्या बोलती है वो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए। देयर आर द 4 युग अकॉर्डिंग टू द मैथोलॉजी, और मैथोलॉजी के हिसाब से हम ये चीजें देख रहे हैं। सतयुग, सतयुग का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी आपको पाप देखने को नहीं मिलेंगे। देयर इज नो सिंस, ठीक है। वी विल फाइंड आउट द, ये टाइम है ऋषि मुनियों का टाइम है, और ऋषि मुनियों का टाइम में सब अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा होता है तो सब खुश रहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद हम देखते हैं त्रेता युग, और त्रेता युग में क्या होता है कि जो पाप हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये थोड़े थोड़े जब बढ़ जाएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो देखने को मिलेगा। और उसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे देयर इज ए स्टोरी ऑफ राम एंड रावण, और ये कब मिलेगी? त्रेता युग में देखने को मिलेगी। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? तो यहां पर पाप तो हो रहे हैं, वी कैन से दैट, लेकिन यहां पर इनमें कोई रिलेशन नहीं है, रिलेटिव नहीं है, ये कोई रिलेशंस वाला देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा है कि रावण जो है वो क्या करेंगे, सीता जी को क्या है किडनैप करके लेके चले जाएंगे, और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा स्टोरी बताया गया है, ठीक है। हाँ, ठीक है। प्रियंका जी आपके आंसर्स भी देते हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो बात है उसको भी हम कंसीडर करते हैं, देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। और द्वापर में क्या बोला गया है, ये इसका एडवांस वर्जन होगा। पहले वाले युग से दूसरे वाले युग में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, पाप की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, सीधी सी बात है, ये मैथोलॉजी बता रही है। और थर्ड वाले में हम देखेंगे कि जो पाप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये हम इस देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर एंड ब्रदर जो है वो आपस में लड़ते हैं। एग्जाम्पल है महाभारत, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे कि भाई भाई जो है वो एक दूसरे को मारते हैं, और इसके लिए तो एक वॉर हो जाता है। दिस वॉर इज कंसीडर इन द द्वापर एज, करेक्ट है। तो ये एक इस तरीके से आपको बनेगा। और चौथा वाला नंबर तो कलयुग, जिसमें हम सब लोग पाए जाते हैं, और कलयुग घोर कलयुग है ना, ठीक है, वैसा हम समझ सकते हैं। और जो हमारी घटनाएं हैं उनसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि घोर कलयुग है। और ये कहानी जो है, रिलेशंस क्या है, वो सारी चीजों को खत्म कर देती है। मैं सिर्फ यहां पर यह बताना चाहता हूं, द डिग्री ऑफ द सेंस इज गोइंग टू इंक्रीज वन बाय वन। ऑल राइट, समझ में आया। और इसको हमने कहानियों से समझा, और इन युगों के आधार पर हम कह सकते हैं पहले कौन आया है? रामायण, एंड देन उसके बाद आया होगा महाभारत। क्योंकि हम देखते हैं त्रेता युग जो है वो राम की स्टोरी है, और द्वापर जो है वो किसकी स्टोरी है? वो आपको देखने को मिलेगी कृष्ण की कहानी। ऑलराइट, समझ में आया। और इस तरीके से हमने ऐसा समझने की कोशिश की। तो मैथोलॉजी ये कहती है वो तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब हिस्ट्री क्या कहती है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, हिस्ट्री के अनुसार सबसे पहले कौन आए हैं, ठीक है। हमने देखा है कि हिस्ट्री के अनुसार, थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए, अब हिस्ट्री ये बोलती है कि इंडिया में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द आर्यवर्त। इस वाले भाग को हमने क्या कहा था? ये नॉर्थ वाले भाग को हमने आर्यवर्त कहा था। और आर्यवर्त की स्टोरी है, दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया से, बराबर है, ठीक है। और आर्यन सबसे पहले कहां आए थे ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। दे आर गोइंग टू सेटल डाउन इन द सप्त सैंधम, एंड लेटर ऑन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द इनर पार्ट ऑफ द इंडिया। और ये जो आप सर्कल मोटे तौर पर देख रहे हैं, ये वाली कहानी है नॉर्थ इंडिया की। और नॉर्थ इंडिया की कहानी पूरी रिलेटेड है महाभारत से। तो आर्यंस जो आए हैं वो फर्स्ट पहले वाले क्षेत्र में आए हैं, तो महाभारत की जो कहानी है वो आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले।
और रामायण की यदि हम बात करें तो रामायण जो है स्टोरी है वो है आपकी श्रीलंका से रिलेटेड, या कह सकते हैं इंडिया के साउथ वाले पार्ट से। इसका मतलब आर्यंस बाद में इस वाले भाग से दैट मींस फैमिलियर हुए हैं, जैसा हमने संगम लिटरेचर्स के रिस्पेक्ट में भी समझा था। तो रामायण की जो कहानी आती है वो बाद में आती है सेकंड नंबर पर। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, महाभारत हो गया, देन उसके बाद रामायण को हम कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये कहानियां हैं, ठीक है, ये हैं तो, लेकिन अब जैसे महाभारत की बात करें तो दिस इज द हिस्टोरिकल प्रूफ। ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी ऐतिहासिक रूप पर प्रूफ भी है, इसके एविडेंसेस भी मिले हैं। इंद्रप्रस्थ, आप आर्यवर्त को कनेक्ट करके देख सकते हैं, पांचाल, कुरु, अंग, है ना, विराटनगर, ये कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जो हमने हमने अपने 16 महाजनपद में भी सीखी थी और वहां हमने देखी थी। अब यहां रामायण के बारे में जो है ऐसी जानकारी जो है उतना ज्यादा नहीं होता है, इवन दैट इज नॉट वेरीफाइड एज ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। गॉट इन माय पॉइंट्स? तो हिस्ट्री के हिसाब से आप थोड़ा सा देखें तो पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा महाभारत, ठीक है, देन उसके बाद जो है आपको रामायण देखने को मिलेगी। अभी कुछ करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलता है कि कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं जिसको हम जोड़कर देख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानी है, ऐसा ऐसा सिचुएशंस हैं। लेकिन ये दोनों की दोनों कहानियां जो हैं वो वैदिक एज के कल्चर्स के बारे में बताती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि हमें सिखाया जाता है कहानी के माध्यम से कि हमें सोसाइटी में क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा करना चाहिए। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं और ये सारी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो आज ये अब देखो यही चीज है, यही चीज बता दी जाए तो कुछ लोग क्या होते हैं, बोलते हैं कि सर आप रामायण की आप वो कर रहे हैं, मतलब उसको डिनाई कर रहे हैं, राम तो है, ठीक है, अयोध्या में है, ऐसा है वैसा है। तो हम ये चीज नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा उस पॉइंट से सोचना होगा कि एक्चुअली में ये है या नहीं है वो चीज है। हालांकि ये विवादित विषय है, क्योंकि क्या होता है, रिलीजन जहां आ जाता है वहां थोड़ा विवाद बढ़ ही जाता है। ऑल राइट, समझ में आए? क्लास में मैं पढ़ा रहा था, बता रहा था, ऐसा ऐसा बोलता है सर, एक बच्चा बोलता है सर नीचे मिलिएगा, ठीक है, मैंने बोला हाँ जी 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 जी, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब महाभारत जो है दैट इज इनिशियली हैविंग ए 8000 श्लोकास, ठीक है, वी विल फाइंड आउट द 8000 के आसपास श्लोक होते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, ठीक है। और सर, हाँ हाँ, तो इसमें 8000 श्लोक हैं और 8000 श्लोक के समय पर इसे कहा जाता है जय संहिता, ठीक है, दैट इज रिटन बाय, दिस इज कंपाइल्ड बाय द वेद व्यास, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, और गणेश जी जो है लिखते हैं इसको। लेकिन 8000 श्लोक से बढ़ते हुए इसमें जो है श्लोकों की संख्या बढ़ जाएगी, 24,000 हो जाएगी, और तब इसे नाम दिया जाएगा भारत या सलमान खान, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत जो है वो यहाँ से बना हुआ है, फिर बाद में जाके सलमान खान इसी पर मूवी बना देते हैं। तो 24,000 जो है श्लोक बढ़े, लेकिन जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, मतलब शत सहस्त्र, शत मतलब हो गया 100 और सहस्त्र मतलब 1000, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से इसका नाम आ जाता है ये। लेकिन जब श्लोकों की संख्या बढ़ गई है शत सहस्त्र, तब इसे भारत नहीं, तब इसे कहा जाएगा महाभारत। इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। और यहां श्लोक की संख्या तो आपकी 1 लाख हो गई है, और इसमें पर्व, पर्व इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड चैप्टर्स, चैप्टर्स हैं, और चैप्टर्स हैं 18, 18। और इसी में एक बताया गया है भगवत गीता, या कह सकते हैं गीता का जो पाठ पढ़ाया गया है वो भीष्म पर्व में बताया गया। और भीष्म पर्व इज ए काइंड ऑफ द चैप्टर्स, जिसमें हम देखते हैं कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान जो है आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से महाकाव्य की बात की जाती है, ये सबसे बड़ा है, रामायण से भी बड़ा है ये, ऐसा हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये और दूसरे चैप्टर्स हैं, और इसमें बताया गया है लिंग उपासना की। जैसे हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, लिंग उपासना, दैट मीन्स आपका जो शिव की पूजा की जाती है वो हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। शिव रिलीजन या शैव रिलीजन्स के सबसे प्रमाण जो हैं वो मिलते हैं, आपको देखने को मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। लेकिन यदि हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या लिटरेचर्स वगैरह में देखें तो वी विल फाइंड आउट इन द महाभारत, महाभारत में भी क्या है, इस चीज की एविडेंसेस देखने को मिलती है। और महाभारत के एक चैप्टर है, उसका नाम है आपका अनुशासन पर्व, और उस अनुशासन पर्व में ये बात की गई है किसकी, फैलस वर्शिप की, जो इंडियन सोसाइटी में शैव या शिव से संबंधित है, करेक्ट है। इसके बाद रामायण, रामायण में ऐसा कुछ विशेष है नहीं है, दैट इज बेसिक कंपाइल्ड बाय द वाल्मीकि, और ये इस तरीके से इसमें श्लोकों की संख्या ऐसा ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके बाद आते हैं उपवेद। देखिए ये तो आपको क्या है, मेमोराइज ही करने थोड़ा सा। इसमें जैसे हम देखेंगे द ईच एंड हैविंग दैट मींस वेद, वेद का, हर वेद का एक एक्सपर्ट होता है और उस एक्सपर्ट को कहा गया पुरोहित। पुरोहित कह लीजिए या कह सकते हैं द पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ द ऋग्वेद एंड दिस पर्सन इज कॉल्ड द होत्र, है ना। तो ये डिग्री मिल गई उसको, आप ऐसे समझ लीजिए। दैट मीन्स सामवेद का है उद्गाता अधर्वयु, ये ब्रह्मा, है ना, ये इसके एक्सपर्ट हैं। बस यही आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। खास बात यह है कि हर वेद का एक उपवेद है या कह सकते हैं उसका एक सब सेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने ये वो चीज भी यहां पर रख दी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा खास हो जाता है, ठीक है। और उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कैसे याद रखेंगे, हाउ टू मेमोराइज, ठीक है, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली सनलाइट आ जाने की वजह से क्या है, लाइट चेंज हो जाता है, और लाइट चेंज हो जाता है तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। देखिए आयुर्वेद, ऋग्वेद का पहला पार्ट है वो है आयुर्वेद, और आयुर्वेद मतलब आयु, और आयु आपकी अच्छी तभी रहेगी जब आप मेडिकली रूप से फिट होंगे, और इसीलिए ये क्या है, रिलेटेड है आपका मेडिकल सिस्टम से। समझ में आया? तो ये कनेक्ट याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा आता है सामवेद। सामवेद को हमने जोड़ के देखा था सॉन्ग से, डू यू रिमेंबर हनी सिंह का गाना, ठीक है, सॉन्ग से जोड़कर देखा था। और सॉन्ग करने के लिए आपको आना चाहिए, सॉन्ग जब अच्छा होता है तो यू विल गेट डांस, आप डांस करना शुरू कर देंगे, डांस। और डांस जो है वो एक प्रकार का आर्ट है या कला है, और इसे कहा जाता है गंधर्व आर्ट, करेक्ट है। और इसीलिए क्या है, ये गंधर्व वेद हो जाएगा। तो वी विल सी द बी सी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, विश्वामित्र और मेनका की कहानी, और मेनका जो है एक्सपर्ट है किसमें, गंधर्व कलाओं में। तो शी इज वेरी एक्सपर्ट इन द गंधर्व कला। गंधर्व कला का मतलब है दैट मीन्स, ठीक है, वो डांस करना जानती हैं और अच्छी तरीके से जानती हैं, तो इसे कहा जाएगा गंधर्व। तो इससे याद याद रहेगा। थर्ड वन इज द यजुर्वेद, इसको थोड़ा हिंदी से पकड़ने की कोशिश करें। यजु, यजु मतलब यजुर्वेद, और धनु, धनु मतलब दैट मीन्स, थोड़ा साउंड थोड़ा सा चेंज करने देखने की कोशिश करिए, धनु दैट मीन्स ये जो मात्रा है मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो धनु का यूज कहां किया जाता है, बो का यूज कहां किया जाता है, यू विल फाइंड आउट इन द वॉर। ये धनुष जो है आप तीर चलाएंगे कहां पर, वॉर में। तो इट इज रिलेटेड टू द मिलिट्री साइंस या मिलिट्री से रिलेटेड हो जाएगा। एंड लास्ट वाला जो है वो क्राफ्ट से रिलेटेड है। तो तीन याद हो गए, तो एक आध तो याद वैसे ही हो जाएगा। ये है आपका दर्शन। अब आता है हमारा लास्ट वाला पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा रियल चैप्टर था जिसको मैंने बताने के लिए यहां तक आया हूं। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं। मैंने आपको पीछे बताए थे लेटर वैदिक एज में, और लेटर वैदिक एज में हमने देखे थे पुरुषार्थ, इफ यू हैव रिमेंबर्स, ठीक है, पुरुषार्थ की जो संख्या थी वो थी 4। क्या था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। ये 4 चीजें जो हैं वो ये बताती हैं कि आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ मतलब आपकी आत्मा जो है उसका उद्देश्य क्या है। लाइफ की जगह हम इसको सोल कहें तो और अच्छा रहेगा, दैट मीन्स, ठीक है, आपकी आत्मा का उद्देश्य ये है, और ये 4 उद्देश्य होने चाहिए। पुरुषार्थ हमने देखा था, दैट मीन्स, ठीक है, कि हर व्यक्ति के जीवन में 4 लक्ष्य होने चाहिए। धर्म, ठीक है, रिलीजियस चीजों से रिलेटेड होना चाहिए। अर्थ का मतलब है आपकी जीविका, आपको अब इसी पैसा कमाना होगा। काम दैट मीन्स सेक्सुअल प्लेजर्स, ठीक है, एंड द मोक्ष। ये शुरू के जो 3 हैं ये आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, ये आपको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, और वो चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोक्ष जो है वो दिखाई नहीं देता, और ये मोक्ष तभी दिखाई देगा जब आप क्या करेंगे, उसके अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि देखिए ये आपको, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको एक्सरे कराना है, कल मैंने आपको शायद समझाया भी था ये।
एक्सरे कराना है, और एक्सरे आपको दे तो दिया जाता है जब आप पैथोलॉजी में आप जाते हैं एक्सरे कराने, और एक्सरे को एक बार निकाल कर आप जरूर देखते हैं, और निकालने के बाद देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर इतनी हड्डियां हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। समझ में कुछ नहीं आता। आपने एक्सरे जरूर देखा होगा। क्यों? क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आता है कि यू आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग्स, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञाता कौन होगा? सब्जेक्ट का ज्ञाता होगा फिलोसफर, और उसे हम कहेंगे दर्शन। तो सिंपल सी बात है, दर्शन का मतलब है उसके अंदर झांकना या उसका दर्शन करना, उसको डीप अंदर तरीके से झांकने की कोशिश करना। तो हमने शरीर के अंदर झांकने की कोशिश की और हमें बहुत सारी हड्डियां दिखाई दी, लेकिन वो हड्डियां हम तभी समझ पाएंगे या देख पाएंगे जब हम उसको उसके एक्सपर्ट होंगे। सब बोन्स पता लगाते हैं, वो भी जो है हाँ। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि एक्सरे जो है वो देखते सब हैं, लेकिन उसे वही पढ़ पाता है जो इसका ज्ञाता है या वो उसके अंदर झांक पाता है, और वो है डॉक्टर। ठीक है, तो फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? किसी भी सब्जेक्ट के बारे में विशेष ज्ञान, और ताकि वो इसको एक्सप्लेन कर पाए। तो जब भी आप एक्सरे देखें, आपको फिलॉसफी या उसका दर्शन का पता होना चाहिए, आप आसानी से कनेक्ट करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑलराइट, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक चीज और देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं तो मोक्ष क्या है, किस तरीके से मिलेगा, उसके अंदर झांकना होगा कि नहीं होगा, और ये सारी चीजें जो है वो बात की गई किसमें? फिलॉसफी में या दर्शन में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अब ये तो मोक्ष की बात हो गई, लेकिन इसमें और क्या है? इसके अलावा यहां पर हमें देखने को मिलेगा नेचर का निर्माण कैसे हुआ है, ये प्रकृति कैसे बनी है, ये ब्रह्मांड जो है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। ठीक है, आप देखेंगे कि सारी चीजों को थोड़ा सा इस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। मोक्ष कैसे मिलेगा, प्रकृति कैसे बन रही है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये सब चीजें आपको दर्शन के अंदर मिलेंगी। तो इसका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, सीधी सी बात है। वो मोक्ष से जोड़कर आप समझ सकते हैं, एक्सरे से जोड़कर आप समझ सकते हैं, एक्सपर्ट के रूप में आप समझ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और दर्शन का आधार जो है वो देखने को मिलेगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं जो है बात की गई है कि जो यज्ञ वगैरह से बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा, और इन सब का जो डेवलपमेंट वो देखने को मिलता है वो है गुप्त एज में, गुप्ताज के एज में देखने को मिलेगा, क्योंकि गुप्त के टाइम पर ये सारी चीजें डेवलप होती जाएंगी। और गुप्त के रूलर्स कौन है? वो हैं आपके द सपोर्टर ऑफ वैदिक रिलीजन्स, और वैदिक रिलीजन से ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो जो मैंने अभी समझाया उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पुरुषार्थ की तीन शाखाएं भौतिक जगत से जुड़ी हुई हैं और उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। मोक्ष की यदा कदा ही चर्चा की गई है, और इन दर्शन को हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द दर्शंस। ठीक है, पहले होंगे आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है द पर्सन हु बिलीव इन द वेदास, जो व्यक्ति जो है वेद में विश्वास करते हैं उन्हें कहा गया है आस्तिक। ठीक है, और वो लोग जो वेद को नहीं मानते हैं दे विल कंसीडर इन द नास्तिक कैटेगरी। सीधी सी बात है, जनरली हम क्या बोलते हैं, आस्तिक का मतलब होता है कि जो गॉड को मानता है। देखिए, वेद किसने बताए थे? याद करिए, वेद हमें जो बताए थे वो सुप्रीम गॉड ने बताए थे। ठीक है, अब सुप्रीम गॉड कैसा है कैसा नहीं होता है ये चीज हम नहीं मानते। ओके ठीक है साहब, आप नहीं मानते तो आप कहे जाओगे नास्तिक। सीधी सी बात है, आप वेद पे मान लो, वेद की बात कह लीजिए, या कह सकते हैं सुप्रीम गॉड को कह लीजिए। इस बेस पर हमने दो कैटेगरीज देखी, नास्तिक और ये है आस्तिक। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब होता यह है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते, तो इसके अंतर्गत आस्तिक के अंतर्गत वो लोग आएंगे जो वेद को मानते हैं, और इनकी संख्या होगी 6 षड दर्शन। ठीक है, और इसमें आपके ये नाम आते हैं, ये कुछ आपको एक मिनट, हाँ ये थोड़ा, ये हैं आपके 6। ठीक है, तो ये है सांख्य, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, अर्ली मीमांसा, लेटर मीमांसा, एंड दीज आर कंसीडर इज कॉल्ड द षड दर्शन। 6 आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल हम कहते हैं इसको। ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था, इसमें क्या है, बीच में क्या है, इसमें जैन डाल दिया गया था और एक ऑप्शन बनाकर इस तरीके से पूछ लिया गया था। तो कई बार ऐसा ऐसा भी पूछ लिया जाता है।
अब नास्तिक में कौन आएंगे, और मैंने आपको बताया था कि जैन और बौद्ध का जो ओरिजिन होता है वो इसी बेस पर होता है कि दे आर गोइंग टू डिनाई द कंसेप्ट ऑफ द वेदास। वो वेद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, और जब वेद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं तो जैन और बौद्ध अपनी फिलॉसफी लेकर आते हैं, बताया था। और इसमें एक आता है चारवाक, ठीक है, जब तक जीवो सुख से जीवो, घी पियो और खुश रहो। चारवाक का कंसेप्ट बहुत ही इजी है ना, इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हालांकि ये चैप्टर जो है पहले आता है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब चारवाक को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो चारवाक का क्या कंसेप्ट है। चारवाक ये बोलता है कि मजे करो, सीधी सी बात है। मजे कैसे होंगे? मजे करने के लिए आपके चाहिए पैसा, मनी चाहिए, और मनी आपके पास नहीं है तो क्या करो भाई? मनी जो है, कोई बात नहीं स्नेहा जी, कोई बात नहीं, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आ गए, दर्शन हो गए हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वी आर डिस्कसिंग दर्शन हियर, ठीक है। तो मनी की यदि हम बात करते हैं, पैसा नहीं है तो क्या कर लीजिए भाई? उधार लीजिए। उधार किससे लीजिए? फ्रेंड से लीजिए, उधार लीजिए, बैंक से लीजिए, और उधार मांगने कोई आए तो भाग जाइए। और कहां भाग जाइए? देश के बाहर भाग जाओ, ठीक है, दैट मीन्स कंट्री छोड़कर भाग जाओ। एग्जाम्पल है आपका विजय माल्या या नीरव मोदी। तो नीरव मोदी या जो विजय माल्या है वो चारवाक दर्शन को मानते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनका मतलब ये है कि पैसा लो, उधार लो और मजे करो, और मजे करने के बाद जो है जब मांगने आए कंट्री या बैंक तो भाग जाओ। क्या है इसका रीजंस? ठीक है, एक्चुअली क्या बोलता है चारवाक? बोलता है जो कुछ है आज है, कल कुछ नहीं होगा। देर इज नो हेल एंड हेवन, ठीक है, आफ्टर द डेथ। मरने के बाद न स्वर्ग होगा न नर्क होगा, वर्तमान जीवन है, उसी को आप मजे कर लो, और मजे करने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा कहां से मिलेगा आपको पता है। इसीलिए चारवाक कहता है जब तक जीवो सुख से जीवो, समझ में आया? उधार लो और घी पियो, यदा जीविते सुख जीविते ऋण कृत्वा घृत पीवते। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द बेसी थ्योरी ऑफ द जीवक। समझ में आया कि नहीं आया? क्या विश्वास करते हैं परलोक या गुड, दैट मीन्स, ठीक है, हेल एंड हेवन में? नो, गॉड होता है? नहीं होता। गॉड के कंसेप्ट को नहीं मानते, वेद के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं, बस सीधी सी बात है। और ये प्रचलन जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है जनता में बहुत फेमस हुआ, और फेमस हुआ तो इसे कहा गया लोकायत। तो इस तरीके से इसकी कहानी देखने को मिलती है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। चारवाक जो है भगवान और स्वर्ग में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरी दुनिया में क्या होता है उसके बारे में भी बात नहीं करते हैं, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ऑल राइट, समझ में आया? अब घी के बारे में इसीलिए कहा गया है क्योंकि उस जमाने में जब इन्होंने बात की थी उस समय घी ज्यादा फेमस हुआ करता था। आज की डेट में इंटरनेट ज्यादा फेमस होता है, तो इंटरनेट से मतलब समझने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। आया नहीं आया समझ में? ठीक है। अब हम आते हैं आस्तिक दर्शन की ओर। आस्तिक दर्शन की संख्या मैंने आपको 6 बताई है, और ये 6 क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये हमारा यहां पर ये चीजें खत्म भी हो जाएंगी। देखिए सबसे पहला आता है दर्शन, और ये हैं उसको बताने वाले व्यक्ति, और ये मैंने एक डिटेल रखा हुआ है। तो दैट मीन्स, ठीक है, एक समराइज वे में बता दूंगा, बहुत इजी वे में, ठीक है। सांख्य एक थ्योरी है, और सांख्य थ्योरी दैट इज गिवन बाय द कपिल, है ना, कपिल मुनि के द्वारा दिया गया। कपिल शर्मा बिल्कुल नहीं है भाई, है ना। और ये क्या बोलते हैं? द अटेनमेंट्स ऑफ द साल्वेशन कैन बी डन बाय द रियल नॉलेज। देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि हमें मोक्ष के बारे में क्या वैदिक रिलीजन ने कोई बात की थी? वैदिक रिलीजन में मोक्ष के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में आपको देखने को मिलेगा जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, ठीक है। और जैनिज्म और बौद्धिज्म सबसे पहले मोक्ष की बात करते हैं, ठीक है। और इसी के तहत हम थोड़ा सा देखते हैं पुरुषार्थ वगैरह जो है वो भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। और पहली बार गुप्त के टाइम पर ये दर्शन डेवलप होता है, और ये कहते हैं क्या? सांख्य। और सांख्य क्या होगा? इसमें बोलते हैं कि भैया मोक्ष जो मिलेगा वो ज्ञान से मिलेगा, नॉलेज से मिलेगा, ठीक है साहब। नॉलेज इज वेरी प्राइमरी। तो देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम ओम भूर्भुवः स्वाहा कर रहे थे वैदिक एज में, और हमने क्या किया था? हमने जो है 1 किलो घी जो है वो स्वाहा कर दिया। नीडी जो कि जिस व्यक्ति को जरूरत थी उसको उपयोग नहीं किया, और बोल रहे थे कि हमें यज्ञ करके मोक्ष मिलेगा, ऐसा हम पहले। अब लेकिन क्या है? नॉलेज की बात की गई है, नॉलेज मतलब ज्ञान, ठीक है।
ज्ञान को प्राइमरी बताया गया है और इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज प्राप्त करना होगा, इससे आपका मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम द क्रिएशन एंड द गॉड्स। मतलब ये जो सृष्टि बनी हुई है, ब्रह्मांड बना है, ये जो टॉपिक है उसमें नेचर है और नेचर के साथ साथ हम भी हैं। पुरुष का मतलब है दैट मीन्स पुरुषार्थ, वहां से कनेक्ट करके ये देखेगा प्रकृति और आत्मा, ये दोनों कंसेप्ट को बोला उन्होंने और ये मोक्ष के मार्ग को बता रहे हैं। कौन? कपिल मुनि। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक मोक्ष तो आपको प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा दिस इज वेरी 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 इजी। योग, योग मतलब क्या है? योग मतलब मेडिटेशंस। योग मतलब मेडिटेशन, ध्यान करना। ठीक है, ध्यान क्या करना? सुबह सुबह उठकर कपालभाति करना, सुबह सुबह उठकर मतलब आप कह सकते हैं प्राणायाम करना। और ये सारी चीजें बोल रहा है कौन? पतंजलि। और पतंजलि क्या बताता है? इन सब योग करने से आप क्या हो जाओगे? आप को मोक्ष मिलेगा। यू विल फाइंड आउट द मोक्ष, ठीक है, थ्रू द मेडिटेशन एंड द योगा। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव का ब्रांड का नाम पतंजलि है। तो वही चीज है, हमारा ब्रांड खरीदिए, आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस कंसेप्ट को चेंज हो गया है। वो कहते हैं भैया पतंजलि का टूथपेस्ट लीजिए, दंत क्रांति लीजिए, भारत जो है आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएगा। मतलब भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। अब ये मोक्ष अपना ले रहे हैं ना, हमारा, हमको, हमें हमें नहीं दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सीधी सी बात है। ठीक है, वो आर्थिक निर्भरता को समझाने के द्वारा वो अपना पैसा कमाना चाहते हैं। सीधी सी बात है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं। ऑल राइट, तो पतंजलि इज नथिंग बट दे आर गोइंग टू सेल डाउन दैट दे आर गोइंग टू सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ दंत क्रांति। और ये सिंपल सी बात है। तो मोक्ष वो खुद ले रहे हैं, यहां हम ऐसे कह सकते हैं। ये योग समझ में आया, तो मोक्ष को प्राप्त करने का तरीका बताया। अगला आता है न्याय। न्याय का मतलब होता है जस्टिस। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, और न्याय का मतलब है यहां पर जस्टिस। और जस्टिस तभी किया जा सकता है जब हमें वो चीजें पता हो। और इसको जो फाउंडेशन रख रहे हैं वो है अक्षपाद गौतम। ठीक है, और अक्षपाद गौतम बोलते हैं जस्टिस या न्याय। देखो, जस्टिस और न्याय जो होता है वो कह सकते हैं एविडेंस के बेस पर होता है। एविडेंस का मतलब होता है आपके वो प्रमाण जिसके बेस पर हम जस्टिस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इस दर्शन के अंतर्गत ये बताया, द लॉजिक वेयर देयर इज ए स्मोक देयर मस्ट बी ए फायर। लॉजिक दैट मीन्स, ठीक है, इज डेवलप्ड बाय दिस। सीधी सी बात है, हम यहाँ कहेंगे कि जहां पर धुआं है वहां पर शायद आग लगी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बंगाल में चुनाव है इसीलिए वहां आग लगी हुई है, सारे नेता, अभिनेता, राजनेता वहीं पहुंच गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो वहां पर गड़बड़ है दया। और वो गया गड़बड़ क्या है वो आपको 2 मई को पता चलेगा। मतलब हम सीधी सी बात कहें कि वहां पर आग लगी हुई है, आग लगी होने का कारण है वहां पर चुनाव। देख रहे हो, रोज कोई गिर रहा है, कोई आपका, ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कैसा कुछ कह रहा है। तो अक्षपाद गौतम यही कहते हैं भैया कि आग लगी है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां से धुआं उठ रहा है। सीधी सी बात है, वहां पर चुनाव हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मतलब, ठीक है, वो होले है, होबे है, दैट मीन्स, ठीक है, चुनाव होबे है, तभी तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वहां कभी कोबरा आ जाता है ना, ये आपने सब सुना होगा। वो एक कोबरा भी आ गया है आजकल। ठीक है, दीदी तो थी, है ना, दीदी को हमने शशांक के तौर पर समझा था। तो ये है अक्षपाद गौतम का न्याय, और न्याय के तहत वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है भाई? और हम देखते हैं वैशेषिक। अगला आता है वैशेषिक को। ऐसे समझिए, देखिए, वैशेषिक बोलता है, वैशेषिक की थ्योरी ये बोलती है कि ये जो ब्रह्मांड है या जो ये सृष्टि है या ये यूनिवर्स है, दैट इज मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम। और यहीं से थ्योरी आती है एटमवाद की थ्योरी, या कह सकते हैं एटॉमिक थ्योरी। और ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड दिस थ्योरी इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। और आगे चलकर यही जो है हमारी फिजिक्स को डेवलप करेगी। फिजिक्स जो हमारी आती है, फिजिक्स जो सब सब्जेक्ट है वो यहीं से आता है। तो परमाणुवाद का जो सिद्धांत है वो यहां से निकलकर आता है, एंड इट इज गिवन बाय द कणाद। ये दर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन मेड फ्रॉम द एटम। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
सृष्टि का निर्माण परमाणु से हुआ है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक पहलू को बताया। अब देखो इन्होंने मोक्ष के लिए साइंस बोल दिया है ना। कोई यज्ञ कहता है, वो कहते हैं ना, कोई दीवाना कहता है, कोई कहता है कि यज्ञ करो, कोई कहता है नॉलेज को लो, कोई कहता है कि आपका रोज पार्टी करो। देखिए वज्रयान का कंसेप्ट क्या था, है ना। ये सारे के सारे कंसेप्ट मोक्ष के पीछे हैं और यही चीजें हैं, उसका साइंटिफिक पहलू बता रहा है, साइंटिफिक पक्ष बता रहा है। और इस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की और बोला कि भैया हम यहीं से फिजिक्स को डेवलप करेंगे। तो लेटर ऑन, ठीक है, फिजिक्स इज गोइंग टू डेवलप थ्रू दिस आइडियोलॉजी, और ये है वैशेषिक। अगला आता है मीमांसा। मीमांसा के दो पार्ट हैं, एक है अर्ली, अर्ली का मतलब है पहले, लेटर का मतलब है बाद में। अब देखो अर्ली मीमांसा का कंसेप्ट जो है दैट इज गिवन बाय द जैमिनी, और ये है बद्रायण। ठीक है, देखो इसको कैसे समझते हैं। अर्ली मीमांसा का मतलब है, देखिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको वैदिक एज में दो चीजें बताई थी, ठीक है, और वैदिक एज में दो था, एक था अर्ली था, एक था लेटर। अर्ली वैदिक में हमने देखा था प्रेयर हुआ करती थी। प्रेयर का मतलब है सिंपल, आपने हाथ जोड़ा, भगवान खुश और मोक्ष मिल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये थोड़ा इसको ऐसा, सॉरी, इसको इस तरीके से समझते हैं, अर्ली मीमांसा एंड लेटर मीमांसा। अर्ली मीमांसा में बात किया गया है कि यज्ञ करिए और यज्ञ करने से मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, लेटर मीमांसा में यज्ञ को ना करिए, मोक्ष मिलेगा। तो भाई किससे मिलेगा, यहां पर हम देखेंगे दैट मीन्स, ठीक है, कर्मकांड को जो है उसकी उसकी आलोचना की गई। जैसे हमने देखा था वेदांत, वेदांत मतलब उपनिषद, और यहां पर नॉलेज को फोकस किया गया है, ये चीज बात की गई है। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लीजिए, द अर्ली मीमांसा इज टॉकिंग अबाउट द सैक्रिफाई, वो सैक्रिफाई करिए, ओम भूर्भुवः स्वाहा करिए और आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। कोई कहता है योग करिए, कोई कहता है यज्ञ करिए, कोई कहता है कि आपको कहीं ना कहीं उपनिषद को फॉलो करना है, और उपनिषद इज दैट क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ द सैक्रिफाई। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है अपनी अलग कहानी लेकर आ रहा है। बद्रायण का जो 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 आपका बुक है वो है आपका ब्रह्मसूत्र, और उसमें ये अपनी बात कहते हैं। इस तरीके से ये 6 हैं, और ये 6 आपको देखने को मिलेंगे 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, ठीक है, या षड दर्शन। इसमें कोई समस्या या कोई क्लियरिटी हो तो बताइए, क्योंकि ये हमारा दर्शन जो है वो खत्म हो जाता है, और दर्शन आपके ये खत्म हो जाते हैं। तो देखिए सबसे शुरू में मैं आपको जाता हूं, ठीक है, ये आपकी चीजें यहां खत्म हो चुकी हैं। ये वाला जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको मैं एक समराइज भी दे दूंगा, और यहीं से हम एंट्री कर देंगे मिडाइवल एज की ओर। तो कल हमारी जो क्लास होगी वो इससे आगे की होगी, और इसको समराइज वे में मैं एक थोड़ा सा फ्यूडलिज्म बता दूंगा, क्या चेंजेस हुए मेनली, एक्चुअली क्या है आपको ये वाला थोड़ा सा समझना है, ये वाला भाग। बाकी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम आगे जो है उसको एक समराइज वे में पढ़ लेंगे एक, क्योंकि ज्यादा हमें इसमें डिटेल में जाना नहीं है। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है उसका एक क्या है, ये चेंजेस है। जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में क्या देखा भाई, हमने देखा वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम से कास्टिज्म आया। इसके दौरान हमने देखा जैन बौद्ध, जैन बौद्ध से हमें हीनयान, महायान, श्वेतंबर, दिगंबर मिले, फिर वज्रयान मिला, फिर हमें देखने को मिलेगा वैदिक कल्चर का स्वरूप चेंज हुआ। ये सारी चीजें जो है इसका समरी वे है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें कोई समस्या मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ठीक है, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। हमारी क्लास के एंड के साथ ही जो है सूर्य का भी उदय हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, और ये दर्शन आपको हो चुके होंगे एनर्जी की, क्योंकि सन इज द एनर्जी ऑफ आवर सोर्सेज, ठीक है, हमारी एनर्जी का सोर्स सन है, और ये सन ने ये सारी चीजें बता दी हैं। तो क्लियर है सारी चीजें आपको यहाँ पर, ठीक है। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और तो ये क्लियरिटी समझ में आ चुकी होगी कि ये चैप्टर्स थोड़ा सा क्या है कि पीछे से कनेक्टेड है, लेकिन जो है उसका कनेक्शन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो
कल जो है वो हम आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे और आगे चीजें देखेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो जरूरी है और इसमें क्वेश्चंस भी काफी बने हुए हैं। वो कई बार क्या करता है, सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है उनके नाम दे देता है, कौन सा है कौन सा नहीं है। वेदांग मैच द कॉलम में दे देता है, या हम कह सकते हैं कि कौन सा आस्तिक है नास्तिक है। जैसे हम देखेंगे कई बच्चे ये सोचते हैं कि जैन और बौद्ध जो है वो भगवान में विश्वास करते हैं, जबकि कंसेप्ट क्या है, वो वेद को ना मानने वाले हैं। दे विल कंसीडर इन द नास्तिक कैटेगरी। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा और समझने के बाद ही ये चीजें आगे क्लियर हो पाएंगी। तो ऑल राइट्स, आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। संडे दैट इज फन डे, मजे करिए। थोड़ा सा मैंने आपका समय ले लिया, और कोई दिक्कत हो तो हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, गुड डे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।